अध्यक्ष साथी नरेश शास्त्री जी, साथी संदीप सांगवान और मंच पर विराजमान अन्य नेतागण और राज्य भर से आए HKRN और सर्व कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता बहन भाइयों, बहुत से साथी बोले हैं और बड़ा अच्छा लगा आपके अनुभव सुन के, आपके जज्बात सुन के। मेरी आवाज थोड़ी 2-1 मिनट पास से हुआ है बहुत अच्छा लगा। एक कहावत है कि किसी ने पूछा कि 2 और 2, तो भूखे आदमी बैठे देखने लगे 4 रोटी। आज हमारे सामने सबसे बुनियादी सवाल रोजगार का है। हमारे नौजवान साथियों को ये जब HKRN का कानून बनाया तब मैं ये नहीं कह सकता खुश हुए थे, खुश तो नहीं हुए होंगे, लेकिन एक राहत महसूस हुई भी चलो पक्की ना सही कुछ तो नौकरी मिल रही है। और सरकार ने ये कह के HKRN बनाया था कि हम ठेकेदारी प्रथा से पिंड छुटवा रहे हैं, ये कह के HKRN बनाया था। और अब कोई ठेकेदार किसी कर्मचारी का शोषण नहीं कर पाएगा, सीधी एजेंसी लगाएगी, मेरिट पे लगाएगी। तब हमने सर्व कर्मचारी संघ के मंच से, मतलब मैं इस मंच में हमने इसलिए बोल रहा हूं कि मैं वैसे तो 11 साल से रिटायर हूं, 2014 में डाइट 21 से रिटायर हुआ था, मैं वहां पढ़ाता था। लेकिन ये क्योंकि मेरा घर है, सब कुछ मैंने यहीं सीखा, तो मुझे आज भी यही लगता है कि भाई जैसे मैं भी सर्व कर्मचारी संघ हूं। इसलिए जब भी ये याद करते हैं या नहीं भी याद करें तो भी मैं आ ही जाता हूं। तो तब हमने कहा था कि ये HKRN शोषण की परमानेंट व्यवस्था है, और हमने क्या कहा था कि जिन कामों की प्रकृति नेचर परमानेंट है, भी जैसे समाज रहेगा तब तक शिक्षा जरूर रहेगी, पीने के पानी की जरूरत जरूर पड़ेगी, बिजली की जरूरत, ट्रांसपोर्ट की, बस की जरूरत, मकान की जरूरत, दुनिया भर के काम ऐसे हैं जो हम करते हैं कर्मचारी लोग, उनके ज्यादातर काम ऐसे हैं जो परमानेंट नेचर के हैं, स्थायी प्रकृति के हैं। उनके लिए कच्ची भर्ती क्यों करना चाहते हो? जितने कच्चे लोग लगे हुए हैं सबको पक्का कर दो पॉलिसी बना के, और भविष्य में एकेडमिक मेरिट से, मैं एकेडमिक मेरिट शब्द बोल रहा हूं विद रिजर्वेशन, रिजर्वेशन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब तक आप 100% आदमियों को काम नहीं दे सकते तब तक जो वंचित हैं उनको कोटा मिलना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन एकेडमिक मेरिट से, मैं टेस्ट का विरोध कर रहा हूं। यहाँ कई लोग बैठे होंगे जो टेस्ट के समर्थक हैं, मिलते हैं हमें टेस्ट के समर्थक भी, लेकिन मैं विरोध कर रहा हूं। कारण भी बता दूंगा, कभी आज रेफरेंस में आ गया तो आज भी बता दूंगा, नहीं तो फिर बता दूंगा। उसके खास कारण है, ये टेस्ट और इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग के मैकेनिज्म है, शॉर्ट लिस्ट करने के मैकेनिज्म है। तो जिनको लगता है कि मेरा नंबर ऐसे पड़ सकता है तो उसको इंटरव्यू भी अच्छा लगता है, उसको कभी कभी अगर मैनेजमेंट हो या बहुत ज्यादा असाधारण बुद्धि का आदमी हो तो उसको ये भी लगता है कि मैं तो कर सकता हूं, तो मेरा काम बने और भाड़ में जाए। ये सभ्य समाज की पहचान नहीं है। जितने लोग धरती पे पैदा हुए सबका पेट है, पेट रोटी मांगता है कि नहीं मांगता? चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई स्किल्ड हो, चाहे कोई अनस्किल्ड हो, पेट को रोटी चाहिए। क्या रोटी भिखमंगे की तरह चाहिए? हमारा संविधान कहता है
स्वाभिमान से डिसेंट लाइफ जीने का अधिकार, इज्जत से जिंदगी बिताने का अधिकार, ये रोजगार ऐसा ही एक अधिकार है जो देश के समस्त 140 करोड़ नागरिकों को मिलना चाहिए कि वो लाचार ना हो, उनके पास ऐसा कोई काम जरूर हो जो इज्जत के साथ अपना और अपने परिवार का पोषण कर सकें। ऐसी पॉलिसी राज्य का उत्तरदायित्व है, स्टेट का काम है। ये कहने को तो बड़ी अच्छी बात लगती है, सच में ये नहीं हो रहा है। सच में ये हो रहा है कि वो इसको कॉरपोरेट मैनेजमेंट बोलते हैं। मैं 1980 में टीचर लगा था, 1980। उस समय भी कच्चे लगाते थे। मैं 7 साल कच्ची नौकरी की है मैंने। उसको टीचर्स में उस टाइम पे 6 मंथ बेसिस पे कहते थे। 6 मंथ के लिए लगाते थे, फिर दोबारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाते थे, वहां से फिर दोबारा किसी और स्कूल के लिए नाम निकलता, फिर लगाते थे। आंदोलन हुए, हमने भी बहुत किए। सच पूछो तो जैसे आप लोग HKRN से पीड़ित होकर आंदोलन में आए हैं, ऐसे ही हम भी आए थे। और उस टाइम पे हमने अस्थाई और बेरोजगार अध्यापक संघ, हमारे संगठन का नाम था अस्थाई और बेरोजगार अध्यापक संघ। मैं पेज बताता हूं क्या है ये। अस्थाई तो इसलिए था कि वो अस्थाई तौर पे लगाते थे, और बेरोजगार इसलिए था कि कोई रेगुलर टीचर ट्रांसफर होके आ गया या नई नियुक्ति में आ गया, या आपको 6 महीने पूरे होने पे दोबारा घर जाना पड़ गया, तो आप बेरोजगार हो गए। आदमी तो वही है, वो कभी बेरोजगार है, कभी अस्थाई है। तो हमने कहा अस्थाई बेरोजगार। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उन बचे हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं में से हूं जो SKS सर्व कर्मचारी संघ जब बना, उस बनाने वाली पहली बैठक में भी शामिल थे। 14 दिसंबर 1986 को करनाल के रोड भवन की छत पे एक बैठक हुई थी। मैं SKS के बारे में थोड़ी जानकारी बाद में दूंगा, लेकिन मैं ये बात इसलिए आपको संकेत कर रहा हूं कि आज जो सरकार कर रही है उसके पीछे पॉलिसी क्या है। साथी नरेश ने बहुत सी बातें रखी, और HKRN के भी कई साथियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी हैं। इसके पीछे पॉलिसी केवल इंडिया में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। उसको बोलते हैं वो न्यू लिबरलिज्म, नव उदारीकरण का जमाना है। नव उदारीकरण, मैं बिल्कुल संक्षेप में कहूं, लूट की एक ऐसी व्यवस्था है जिसको मैं डकैती बोलता हूं, कि राज्य की मदद से, स्टेट पावर की मदद से, सरकार की मदद से जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं और जितनी भी प्राकृतिक दौलत है, आपके जंगल हैं, आपका पानी है, आपके खनिज पदार्थ हैं, आपका तेल है, आपका जितने भी रिसोर्सेज हैं, प्लस जो अब तक सरकार ने ये ढांचा खड़ा किया सार्वजनिक सेवाओं का, इस सब को पौने पौने दाम पे किसी न किसी बहाने से अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, मित्तल, इनको दे दो। क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं इसको आजकल हम। चहेते पूंजीपति हैं, राज्य के बड़े मित्र हैं ये लोग। और इस लूट का एक एग्जाम्पल मैं हर जगह देता हूं, अभी भी रिपीट वही करूंगा क्योंकि थोड़ा आसान है। कोरोना काल में तो आप सब लोग थे, या उसके बाद तो कोई पैदा हुआ या नहीं बेटा, क्योंकि वो 20-21 में ही तो आया था, सब जवान थे। लॉकडाउन हो गया, प्रोडक्शन बंद, वितरण बंद, दवाई, सब्जी, जरूरी चीजों को छोड़ के दूध, सब चीजें बंद हो गई थी क्या नहीं? यानी पूंजीपति जो प्रॉफिट लेता है अपना सामान बेच के, वो सामान, दवाई,
और सब्जी और दूध वगैरह को छोड़ के सबका बंद था, तब देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था 1/4 माइनस में चली गई। अगर 2020 में 100 रुपए का कारोबार हुआ था तो 2021 में 76 रुपए का कारोबार हुआ। उसी पीरियड में हमारे देश में डॉलर अरबपतियों की संख्या जो पहले 102 थी वो 126 हो गई और उनकी दौलत एक साल में 596 अरब डॉलर होके डबल हो गई, डबल। ये चमत्कार कैसे हुआ? यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं नव उदारीकरण को, लंबा भाषण नहीं दूंगा इस पे, क्योंकि फिर वो 2 और 2 4 रोटी वाली बात गड़बड़ हो जाएगी। आप सोचेंगे यार हमने तो OHKRN की भी दोबारा नौकरी पे चढ़ाओ, वह बात करनी थी, उसका कोई तरीका बताओ। अरे इन्हें उपदेश देना शुरू कर दिया। खत्म करूंगा मैं इस बात को यही कह के कि ये ऐसे हुआ कि सरकार जब पूरी जनता तो कर दी घरों में बंद, ये जो आंदोलन करते हैं सर्व कर्मचारी संघ, ट्रेड यूनियन, दूसरे संगठन, ये तो सब कर दिए लॉकडाउन, और पाछे थे हवाई जहाज के अड्डे, एयरलाइंस, रेलवे स्टेशन, कोल माइंस, भेल, कितने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम लीज पे या औने पौने दाम में बड़े पूंजीपतियों को दे दिए, उनसे दौलत बढ़ी। अभी रिसेंट आंकड़ा है, ऊपर के केवल 1% लोग 40% से ज्यादा दौलत के, संपत्ति के स्वामी बन चुके, और बाकी पूरी जनता को ये चाहते हैं वो हैंड टू माउथ रहे, ना जिए ना मरे। इतना कम पैसा दे के काम लो कि उसके दिमाग में यह बात तो आवे नहीं कि मैं यूनियन बना लूं, मैं सर्व कर्मचारी संघ में जाऊं, बल्कि उसके दिमाग में यह आवे यार ये BMS वाले फिर भी सरकार के आदमी हैं, ये के में चिपवा देंगे। और BMS वाले कह रहे थे OHKRN तो बहुत बढ़िया है और ये तो कभी न कभी पक्के हो जाएंगे। BMS ने तब बहुत वकालत की थी जब OHKRN आया, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ अब पीछे 24 में, और विधानसभा का भी हुआ, बड़ी संख्या में, मैं नहीं कह रहा सब के सब लोग, बड़ी संख्या में कच्चे कर्मचारी इंक्लूडिंग HKRN, क्योंकि सरकार उनको बोल रही थी आपको सुरक्षा देंगे, बीजेपी के लिए वोट किया कि नहीं किया? ये कह के किया कि हमारी तो नौकरी भी नंदी है, इन के सारा बचेगी। भेड़िए ने साधु का वेश धारण कर रखा था, हमने उसको साधु मान लिया। ये जो नव उदारीकरण की नीतियां हैं, अगर हम इसके पीछे की पॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी लड़ाई जीत नहीं सकते। शिक्षक वर्ग में कुछ भाई बहन अभी एडजस्ट हो गए, मैं भी शिक्षक हूं, मैं बारीकी से जानता हूं चीजों को। बहुत आर्जी राहत है वो, बहुत अस्थाई है, और उसकी भी वजह यह है कि ये डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। 1/3 स्ट्रेंथ हरियाणा के टोटल कर्मचारियों की एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। वहां पे 20-30 हजार लोग भी एडजस्ट करने हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, एडजस्ट हो गए। ये नहीं कि वो दान पुण्य में कर दिए, आपका विरोध था, खासकर 20 की कार्रवाई नहीं होती तो नहीं करते, और बाद में भी आपकी जागरूकता थी, पद खाली थे, बाकी भी हो जाएंगे, लेकिन होंगे कब? तब जब हमें समझ में आएगा कि इस लड़ाई में कौन अपने साथ है, कौन अपने खिलाफ है। लड़ाई का रास्ता कहाँ है? किसी को जाना दिल्ली और बैठ ले अमृतसर की बस में, तो दिल्ली तो दूरे होता जाएगा, नरवाना तो भी उल्टा आ गया, नरवाना जाके बेरा पट गया, उल्टी बस में बैठ गया तो भी 2-3 घंटे फालतू लगेंगे कि ना लगेंगे दिल्ली आने के। ये BMS में बैठा के दिल्ली जान खातर अमृतसर वाली गाड़ी में चढ़ा दी। पिछले साल कदरक भी चढ़े थे, ये भाई संदीप सांगवान बैठे हैं इन्हें बेराड़ है,
सारे कलर का मैं तले तले कानों कान फूक मार दी कि बीएमएस का ना जाओ, यो काउस बना लिए, एक न्यारा संगठन काउस, क्लेरिकल वेलफेयर, क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी, नाम भी समझ बनाओ के लिख रखा है। वो बनाकर न्यू कह दिया या बीएमएस की है। और बीएमएस अगर आप गूगल पे सर्च करो, सारे समझदार आदमी कौन सब यूज करें आजकल, गूगल पे लिख के देख लो आरएसएस के एफिलिएटेड संगठन कौन से हैं, उसी लिस्ट में बीएमएस का नाम है, उसी में बीजेपी का नाम है, दोनों की मां आरएसएस है। तो भाई बीएमएस कर्मचारियों खातिर, मजदूरों खातिर काम करेगी कि आरएसएस खातिर करेगी? उन तक काम ला रखा है कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कर्मचारी आंदोलन, मजदूर आंदोलन, ट्रेड यूनियन आंदोलन, किसान आंदोलन, ये सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी करते हैं। उनकी एकता को तोड़ने के लिए कुछ ड्यूटी तय दे रखी है कि तुमने एक नहीं होने देने, क्योंकि बका शका का इस्तेबार काटने लड़ाई तय, क्योंकि लड़ाई की एक शर्त है। धर्मवीर फोगाट जी, नरेश कुमार जी, नरेश शास्त्री जी या और कोई भी नेता कितना क्रांतिकारी भाषण दे दे, इतना हमारे पास पर्याप्त ताकत नहीं होगी, जन समर्थन नहीं होगा, जिनकी हम आवाज उठा रहे हैं वो एकजुट नहीं होंगे, तो भाषण तो थोड़ा ना नौकरी मिल रहा है, एकता से मिलती है। और उस पर नाद मिला रखे अपने, भैया एकता नहीं चलन देनी। ये केवल आर्थिक खेल नहीं है, इसके पीछे पॉलिटिक्स है। मैं एक दिन बोला रिटायर कर्मचारियों का धरना था रोहतक में कि ये जो वक्फ वाला कानून आया, पार्क में कई पढ़े लिखे आदमी सुबह शाम सैर करते हैं, मिल जा बोला यू तो सरकार ने सही रोक काट दिया वक्फ वाला। तो अब यो उस पर 5-7 दिन पास दूसरा आ गया। पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इंटेलिजेंस इनपुट है 1 महीना पहले का, सरकार खुद मान रही है इंटेलिजेंस इनपुट था। भाई इंटेलिजेंस इनपुट था, हमारी जासूसी एजेंसियों ने बता रखा था कि आतंकवादी हमला हो सकता है पर्यटकों पे, तो ऐसा पर्यटन स्थल जहां पे 2000 सैलानी हैं, हर सिपाही एक भी को नहीं, क्या तो भाई होने देना था, होने देना था क्या उसको? प्रधानमंत्री सऊदी अरब में बैठा था, बाजा आया बीच में छोड़ के प्रोग्राम, और देश ने सोचा भाई आंधे बिरनी की उथल पुथल मचेगी, प्रधानमंत्री उल्टा आ लिया, अपनी यात्रा छोड़ गए और आंधे अगले दिन जाके और पटना में रैली करी। क्या आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। पटना में आतंकवादी बैठे थे। वक्फ बोर्ड आतंकवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद, मंदिर, गाय, सब उनके लिए पॉलिटिक्स है। जनता को, बहुसंख्यक जनता को अपने साथ बांधना और जनता के बीच में आपस में बंटवारा करना, जात पे करना हो तो जात में कर दो, धर्म पे करना हो तो धर्म पे कर दो। ये लड़की जो बेचारी उस शहीद लेफ्टिनेंट की वाइफ है जो हिमांशु, कल उसकी जिंदगी पे कितना बड़ा हादसा हुआ। उसने अपने मुंह से केवल 2 शब्द कह दिए कि आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जहर उगलने के मैं हक में नहीं हूं। उसका वो काट के देखो, उसकी पोस्ट पे कमेंट्स सारे खोल के देख, मैंने पढ़े 15-20। बोला ये मांगलिक है या खा गई अपने पति ने, मतलब आतंकवादियां नहीं मारा, मांगलिक है या इसलिए खा गई। तेरे साथ यही बनना चाहिए था, तू मुल्लों की हिमायती बनी फिरती है। ये गोल्ड मेडलिस्ट चोपड़ा, इसका दोस्त है, वो भी खिलाड़ी है पाकिस्तान का, नदीम जेवलिन का ही। इसने उसको अपने किसी फंक्शन में इनवाइट कर रखा था, इसके पीछे ट्रोल कर रहे हैं। समझ रहे हो ना क्या ये? इसको हम नहीं समझ रहे। ऐसी ताकत जो देश की जनता को ही, उसी के एक हिस्से को देशद्रोही बता के
बाकी जनता की आंखों के पट्टी बांधना चाहती है कि वो लड़े ना, वो अन्याय के खिलाफ ना बोले, वो पक्की नौकरी के लिए ना बोले, वो अपने अधिकार के लिए ना बोले, और बोले तो उनको देशद्रोही बता दो, बोले तो उनको यूनियन के कानून तोड़ दे, लेबर कोड्स ले आए। अब बहुत साथी सोचते होंगे सरकारी कर्मचारियों में कि लेबर कोड का हमारा क्या ताल्लुक है। बहुत गहरा ताल्लुक है। मजदूरों कर्मचारियों को जो भी थोड़े बहुत अधिकार मौजूद थे, लड़के लिए थे, यूनियन बनाने का अधिकार, पक्की नौकरियों का अधिकार, द्विपक्षीय त्रिपक्षीय समझौतों का अधिकार, ये सारे अधिकार उसके जरिए कर्टेल किए जाने हैं, रोके जाने हैं। आप विरोध करेंगे तो ये संपत्ति क्षतिपूर्ति कानून ले आए कि अगर आपके आंदोलन के दौरान अभी जिस दिन आपका 20 का प्रदर्शन था, कितने 8-7 जिलों में पुलिस थानों से हमारे कार्यकर्ताओं के पास नोटिस भेज दिए कि हथियार लेके नहीं आना है, लाठी लेके नहीं आनी है, गोली रसद लेके नहीं आनी है। क्यों भाई, आप हथियार लेके जाओ, आप प्रदर्शन करने जाए। जब आज आप आए हो, किसी के पास है हथियार? हम बताना चाहते हैं नायब सिंह सैनी, ये सर्व कर्मचारी संघ है। हमारी ताकत एकता है, एकता और संघर्ष। हिंसा हमारा रास्ता नहीं है। लेकिन ये जानबूझ के एक कानून पास कर दिया कोरोना में हरियाणा विधानसभा में, संपत्ति क्षतिपूर्ति कानून, कि आप प्रदर्शन करें। ये अपने 4 बदमाशों से ये कह के कर्मचारियों के बैनर पटके बांध के 2 दुकानों में आग लगवा दें और फिर आपके ऊपर मुकदमे बना दें कि आपके आंदोलन की वजह से ये हिंसा हुई, ये फला फला 4 आदमी उसमें नामजद थे, और ये जो ये नेता बैठे, इन्होंने बैठक में बैठ के ये प्लान करी थी। सबको संपत्ति क्षतिपूर्ति कानून में जेल में डाल दें। कोई आदमी, अभी शास्त्री जी से मैं बात कर रहा था, आए साल दर्जनों नौजवान इस प्रदेश के शिविरों की सफाई करते हुए गैस की वजह से मारे जाते हैं। कोई उपकरण नहीं होता। न्यायालय के निर्देश हैं कि शिविर के अंदर आदमी को ना उतारा जाए, मशीनों से सफाई करो। मोदी की 2 रैलियों पे तो कहते हैं, अभी भारद्वाज जी कह रहे थे 30 करोड़ रुपया खर्च हो गया। आप हर नगर निगम के अंदर, हर नगर पालिका के अंदर 2, 4, 5 सफाई की मशीनें क्यों नहीं रख सकते भाई? क्यों उतारते हो आदमी को शिविर में? और बहुत जगह वो वर्कआउट सोर्स है, ठेकेदार का पता है, आदमी कड़क लिया के उसने तार दिए शिविर में, मरे पाछा बेरा पटा है, मरनिया कौन था किसका था, उसका कोई पंजीकरण नहीं, कोई नौकरी नहीं, और जान से हाथ धो बैठता है। बिजली से कितने हमारे साथी हर साल एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है, पीछे तो एक बार एक संघी नेता ने, किसी ने बयान ही दिया था फौज के बारे में, फौज में मरने में शहादत की क्या बात है? वो नौकरी इसलिए करते हैं कि बेरोजगारी है, उनकी नौकरी का काम है लड़ना, लड़े वो। उनके अंदर जो जज्बा है ऐसी जोखिम वाली नौकरी करना। हम तो कई बार टीचर रहे तो सोचते हैं कि हमारी तो बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो रोज 100-150 घरों में हमारी बहुत अच्छी ACR लिखी जाती है, फला टीचर बहुत बढ़िया है। लेकिन कितने काम जोखिम वाले भी करते हैं कर्मचारी, ताकि ये शासन का, प्रशासन का, लोगों की सेवाओं का ढांचा ठीक से चलता रहे। इसके भीतर जो शोषण है उसको खत्म करने का एकमात्र रास्ता हमारे पास केवल एक ही हथियार है हमारे पास, और कई औजार को नहीं अपना दो रहे। आप अपने मंचों से नारे लगाते हैं, दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो। कई सोचते हैं कि बिना तो हम मेहनत कश ना मजदूर, ये नारा मजदूरों एक हो क्यों कह रहे हैं? ये जो नारा जब गूंजता है ना,
ये जो सर्व कर्मचारी संघ के नेता बैठे ने, मैं कौन से सिंह नहीं जाम रहे हैं। दिखे कोई पहना राज में दोरो लेकर डेढ़ सिंह बिठा देगा, लेकिन आप इनका नाम नायब श्रेणी के पास लेके देख लो, खट्टर लेके देख लो, और कोई सरकार का ठेकेदार खुल्लर खालर बनता रहो उन पर लेके देख लो, बिलाई न ले करो बीच में। क्यों डरते हैं इनसे? क्योंकि ये उनकी चाल को समझते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। वो जो मैं ताकत बता रहा था, हमारे पास एक ही ताकत है, एकता और संघर्ष। लोगों को उनकी चेतना का विकास करके इस शोषण के पीछे कहानी क्या है। जो लोग HKRN में लगे हुए हैं, चाहे कोई वो पटवारी है, चाहे कोई वो जेई है, चाहे कोई वो टीचर है, TGT है, PGT है, प्राइमरी टीचर है, या कोई डॉक्टर लग रहा है, किसमें भी लग रहा है, क्या वो कम क्वालिफाइड है रेगुलर से? सेम क्वालिफिकेशन पे तो भर्ती कर रहे हो। मैं इस बात पे भी नहीं जाता भाई किसके नंबर 80% है, किसके नंबर 60% है, किसके 50% है। जिसको आपने जो क्वालिफाइंग मार्क्स बना रखे, उसका अर्थ यह है कि वो आदमी इस काम करने के लिए योग्य था। अगर सबको रोजगार नहीं मिला तो इसलिए नहीं मिला कि आपने सबको रोजगार देने वाली नीति नहीं बनाई। अगर आप सबको रोजगार देने वाली नीति बनाते तो सबको भी मिल जाता रोजगार। चीन में तो नहीं है बेरोजगारी, भारत से 2 साल बाद आजाद हुआ था। अमेरिका ने सिर पटक लिया, यूरोप ने सिर पटक लिया, लेकिन चीन को काबू में तो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपना रोजगार बढ़ाने पे की, जनता को सबल करने पे की। वो उसके ऊपर पाबंदियां भी लगा देते हैं, तब भी चीन की इकोनॉमी डाउन नहीं होती। कोरोना में पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो गई, चीन की फिर भी 3-4% प्रोग्रेसिव प्लस में बनी रही। क्यों बनी रही? क्योंकि वो अपनी घरेलू मार्केट पे फोकस करते हैं, अपने लोगों को ज्यादा लंबे समय के परमानेंट और वेल पेड रोजगार देते हैं। जब आपको पैसा मिलेगा, एक टीचर को, एक जेई को, उसको 20,000 में रखोगे तो सामान बाजार से 15,000 का खरीदेगा। अगर आप उसकी सैलरी 70,000 करते हो, 80,000 करते हो, तो बाजार से वो 60,000 का सामान खरीदेगा। और बाजार से सामान खरीदेगा व्यक्ति, तो जो सामान बिकता है उसकी फैक्ट्री चलेंगी कि नहीं चलेंगी? चीजों की कंजम्पशन बढ़ेगी, जीवन स्तर बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी। ये एक तरक्की का रास्ता है। लेकिन वो इसको डराते कैसे हैं? पक्कों को भी डराते हैं वो, कच्चे लगा के, HKRN लगा के, कि भाई ठीक है तुम हड़ताल कर लो, हम तो HKRN में और भर्ती कर लेंगे। बेरोजगारी बतेरी है, बेरोजगारों की लाइन लगी हुई है। तुम्हारे से ज्यादा ऊर्जावान नौजवान, तुम्हारे से ज्यादा आधुनिक शिक्षा प्राप्त लड़के लड़कियां हमें एक आदमी की तनख्वाह 5-5 लावांगे, हम तो जाओ कर लो हड़ताल। बेरोजगारी दिखा के रोजगार प्राप्त लोगों को भी डराते हैं, परमानेंट लोगों को भी डराते हैं। पीछे केवल एक कहानी है कि दौलत सब पूंजीपतियों को और जनता से बस इतना देना है, उसको इतना काम देना है कि वो ना जिंदा रहे ना मरे। मरे तो अगले दिन काम कौन करेगा? और जिंदा रहने से ज्यादा दोगे तो वो कल यूनियन बनाएगा, नई नई बातें सीखेगा। उनको कंटेन रखना है, रोक के रखना है। इस पॉलिटिक्स को, इस नीति को, नीति के पीछे की राजनीति को अगर हमारा आंदोलन नहीं समझेगा तो हम लड़ाई जीत नहीं सकते। अब आप सर्व कर्मचारी संघ के मांग पत्र पे जाओ। पहली मांग वहां अब से नहीं, जब से सर्व कर्मचारी संघ बना है, जब मैं बता रहा था 14 दिसंबर 1986, उस लड़ाई के मुख्य नेता भी 11 में से 9 लोग अभी जिंदा हैं, मौजूद हैं हमारे बीच में, बुजुर्ग हो चुके बहुत बड़े बड़े, जो मुख्य नेता बने थे उस टाइम पे एक्शन कमेटी के। उस टाइम पे भी पहली लाइन पता क्या लिखी थी? बेगार प्रथा खत्म करो। और दूसरी लाइन लिखी थी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। आज सर्व कर्मचारी संघ मांग पत्र उठा लो, आज भी वह है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पूरा वेतन दो। उस टाइम पर पूरा वेतन नहीं लिखा करते, क्योंकि जैसे मैंने बताया हम कच्चे लगे थे, लेकिन हमें वेतन पूरा मिलता था, पक्के जितना ही, वही DA बेसिक पे सब मिलता था।
कच्चे तो थे, हटाए भी जा सकते थे, लेकिन तनख्वाह पूरी मिलती थी, तब इसलिए ये मांग नहीं थी। अब क्या है, कच्चे कर्मचारियों को पक्के करो, पूरा वेतन दो, सेवा सुरक्षा दो, और जरूरत पड़ने पर विभाग, अगर कोई टेम्परेरी काम आ गया, पुल बनना है, पीडब्ल्यूडी ने बनाना है, 6 महीने में बन जाएगा, इस खातिर परमानेंट रोजगार नहीं चाहिए, इसके लिए आपने टेम्परेरी रख लिए, तो डिपार्टमेंट पूरे वेतन में पेरोल पे रख ले, HKRN भंग करो। ये हमने कहा। क्यों कहा भाई SKS के मांग पत्र में? इसलिए नहीं, आप तो नहीं मिले थे ना, तब तक आप लगे ही नहीं थे, आप कहां से मिलते? और लग भी गए तो थोड़ी राहत मिली, चलो जैसी भी कच्ची पक्की के में तो मिली नौकरी, कुछ तो गुजारा होगा। आप तो अब आए हो ना जब नौकरी हट रही है। अभी 27 तारीख को यहाँ पे एक और कन्वेंशन थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उनमें से भी कुछ लोग बैठे होंगे यहाँ, 2-3 साथी बैठे बैठे ना, उन्होंने 4 बार हमारी आधा घंटे की बातचीत में 4 बार एक बात रिपीट करी। मैंने तो खैर वो ऐसे दिखाया कि जैसे मैंने नोट नहीं किया उसको, लेकिन मैंने नोट किया। हम तो जी हर कन्वेंशन में जहां भी बुलाते हैं सब जगह जाते हैं। पता नहीं वो मेरे को क्यों बताना चाहते थी। सर्व कर्मचारी संघ को मालूम है कि हमेशा लड़ाई में अगली कतार में वो लोग होते हैं जिसके पैर में कांटा लग जाए, खुद एक्टिव होना पड़े काटने खातिर। जन्यू सोचा भाई कांटा तो मेरे लग रहा है, मैं को धर्मवीर काट देगा मेरा कांटा, धर्मवीर ने तो मेरा भी पीछे पटागा, इसके कांटा लग रहा है। खुद एक्टिव होना पड़ता है। ये एक रास्ता है, लेकिन इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि सर्व कर्मचारी संघ चीजों को एडवांस में विजुअलाइज करता है, देखता है। इसीलिए तो, वरना तो पहली मांग होनी चाहिए थी 8वां वेतन आयोग या हरियाणा का अलग वेतन आयोग बनाओ, या जिनकी पेंशन नहीं है उनकी पेंशन वाली नौकरी बनाओ, OPS लागू करो। हमारी पहली मांग है कच्चे कर्मचारियों को, तमाम तरह के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पूरी तनख्वाह दो, सेवा सुरक्षा प्रदान करो। ये वैसे नहीं है। हम समझते हैं कि सरकार किन नीतियों से संचालित है, जिसको मैं नवउदारीकरण कह रहा हूं। भारत में, हरियाणा में सरकार ऐसी ताकतों के हाथ में है जिसको मैं कॉर्पोरेट कम्युनल गठजोड़ कह सकता हूं, जो बड़ी पूंजी और सांप्रदायिक ताकतों का गठबंधन है, जिसको वोटों के लिए जनता को खुश करने की काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको वोटों के लिए डिवीजन की जरूरत है, विभाजन की जरूरत है, लड़ाने की जरूरत है। इसीलिए तो अभी देख रहे हो ना, 5-4 दिन तक हरियाणा पंजाब के बीच में पानी का रोड़ा खड़ा हो गया। पहले का समझौता ऑलरेडी, बाकी पंजाब में भी कोई रोक रहा है तो वो भी गलत कर रहा है, हरियाणा में भी इसको ऐसे पेश कर रहे हैं कि जैसे इस पे अभी तड़का तोड़ होना बहुत जरूरी है। मकसद है दोनों जगह। मैंने बल्कि पोस्ट में डाला था, डाल तो किसी और ने रखा था, सुनील जाखड़ का बयान जो पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष है, और नायब सिंह सैनी का बयान, दोनों पैरेलल दे रखे हैं। सुनील जाखड़ कह रहा है एक बूंद भी पानी की फालतू नहीं है, और नायब सैनी कह रहा है कि भाई हमारे हिस्से का पानी हमारा अधिकार है। दोनों एक का पार्टी के आदमी, एक का पॉलिटिक्स पूर्ण की सरकार, हरियाणा में उनकी सरकार, और 3-4 साल पहले तो अकालियां गले मिलकर 5-6 साल पहले उन्होंने की थी सरकार पंजाब में भी, जब क्या था ना सुल जाया। वो झगड़े रखते हैं ताकि ये जो किसान आंदोलन का अनुभव हुआ था ना हरियाणा पंजाब उत्तर भारत में, जिसने दिल्ली का चुगरदा घेरा ला दिया, डर गए हैं कि भाई न लड़ा भिड़ा के न्यारे न्यारे पड़ो, इनका इकट्ठा होना ठीक नहीं। उनको एकता खराब लगती है, उनको लड़ाई खराब लगती है, और हमारा दौरा और कोई औजार को नहीं। अपने दौरा औजार यू है, एकजुट आ जाओ तमाम HKRN, 1 लाख कर्मचारी हैं, 1 लाख से भी ज्यादा, और प्लस बाकी कर्मचारी और बाकी यहाँ की ट्रेड यूनियन, एक झंडे के नीचे आ जाओ। और मैं गारंटी से कहता हूं, और कॉल तो जो हमारी कमेटी देगी, ऑल इंडिया की तरफ से 20 मई को हड़ताल की कॉल है। देश की सारी ट्रेड यूनियन, केवल BMS ने छोड़ के,
नाम तो मैं भी नहीं हूँ, हम भी मजदूरों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन बीएमएस हड़ताल में नहीं है। बीएमएस ने छोड़ के सारी ट्रेड यूनियन, भारत सरकार के सारे कर्मचारियों की सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन, जितने भी सार्वजनिक उद्योग है, बैंक, बीमा या भेल, जितने भी टाइप की सार्वजनिक उद्यम है भारत सरकार के, उनके कर्मचारी और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन और उसका हिस्सा हम सर्व कर्मचारी संघ, सबकी तरफ तक कॉल है 20 तारीख को हड़ताल। और दूसरे संगठन, किसान, खेत मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी कह रहे हैं कि हम भी मदद करके बंद कराएंगे। भाई मैं गारंटी देता हूं, पूरे भारत का तो ठेका आप ले नहीं सकते, एक बात मैं गारंटी देता हूं, 20 तारीख ने मंडासा मार्ग हड़ताल कर दो। हमने भी कच्चे रहने दिन बहुत हड़ताल कर रखी, कभी सोचा कदे भाई अगले दिन स्कूल में ना पढ़न दे, ड्यूटी पे ना आन दे, पुंजड़दा पे तो कोई नहीं सुरक्षित रहने देंदा। जो आकड़ता है खोटे ग्रह जपदान की रिवाज है अपने यहाँ, भले भले क्यों छाड़िए खोटे ग्रह जपदान। अगर आप एकजुट होकर मैदान में आते हो और हर शहर कस्बे में 500, 1000, 2000, 5000 के प्रदर्शन जुलूस निकलते हैं, जब यू झंडा सड़कों पे 20 तारीख में छा गया, मैं गारंटी देता हूं 21 तारीख को ही नायब सैनी आपको बुलाएगा और कहे बताओ जी आपकी क्या दिक्कत है। इलाज अपने हाथ में पुड़िया है। इस बात के लिए किसी का एहसान नहीं है कि ये सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं का हम बहुत थैंकफुल हैं, हमारा तो काम है यो, इकट्ठे हो गए तो सूत आ गई और इसमें चूक गए तो फिर लड़ाई और लंबी चलेगी, क्योंकि अपनी तासीर यह है, घुटने टेकने की अपनी आदत नहीं है। मरे भी गए तो लड़के मरेंगे, अपनी आदत यह है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 20 तारीख ने एक बार ताकत दिखा दो, टाइम काट गए, थोड़ा जोखिम उठा गए, ईद के कौन सी अपने माला गाल रखी है, थोड़ा और हो लेगा, नुकसान होगा तो लड़ाई में लाडू तो बंटा नहीं करते भाई, लड़ाई है या लड़ाई में लाडू नहीं बंटा करते, थोड़ी बहुत चोट फेट भी लाग जाया करे, मंडासा मार लो। जब 20 ने एकता दिखा दी तो गारंटी है उन्हें तड़के बेरा पट जाएगा कि बीएमएस पे फोनी टूटे हैं, इनके गला तो बात करनी पड़ेगी, राका ढना पड़ेगा ना, सरकार चलानी न्यू मुश्किल हो जाएगी। जो करे बांग्लादेश आड़ा ने, लंका ने राष्ट्रपति दबा दिया, जनता भीतर बढ़ गई, महल में न्यू हो जाएगा। देख लो कौन सी करना, इनकलाब जिंदाबाद।